हेलो बच्चों, स्टडी जंक्शन बाय एके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का जो सेक्शन ए है वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे, जिसके अंदर एमसीक्यू आएंगे, उसके बाद खाली जगह आएगी, उसके बाद सही गलत आएंगे और अंत में आएंगे एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न, जो आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू से जो है वो शुरुआत करते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऊर्ध्वपातन शब्द का मतलब क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन वाला पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें ठोस के बाद सीधा वायु बनता है, जिसका द्रव नहीं बनता है, ठोस से सीधा वायु में रूपांतरित हो जाए, उसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं उन चार ऑप्शन में से हमें ऐसे पदार्थ का नाम बताना है जिसका जो है ऊर्ध्वपातन नहीं होता। तो इसमें सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है जो सीधा ठोस में से वायु में परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का आयतन निश्चित है लेकिन आकार नहीं है। अभी आयतन निश्चित होना और आकार निश्चित ना होना, ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं? तो उसमें आता है द्रव, ठीक है ना, लिक्विड। वो ऐसे होते हैं जिनका आयतन निश्चित है लेकिन आप जिस भी आकार में डालते हो उसमें ढल जाएंगे। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से आप देखो द्रव कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन। बी, केरोसिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि द्रव है, इसलिए यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 308 केल्विन, 329 केल्विन और 391 केल्विन के तापमान के मानों को सेल्सियस में परिवर्तित करने पर मिलने वाले मान खाली जगह होंगी। तो यहाँ पे आपको सभी मान जो है वो केल्विन में दिए हुए हैं, आपको उन्हें सेल्सियस में परिवर्तित करना है। तो जब भी केल्विन से सेल्सियस में परिवर्तित करना हो तो उसमें से आपको 273 माइनस करना है। तो यहाँ पे जो तीनों दिए हैं उसमें से आप 273 को माइनस कर दो तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो जब आप इन तीनों को 273 से माइनस करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 35, 56 और 118। देखो आपको अच्छे से बताता हूँ, यहाँ पे आप एक एक को माइनस करते जाओ। तो सबसे पहले 308 माइनस 273, तो इसका उत्तर आएगा 35। 329 माइनस 273, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 56। और 391 को जब 273 में से आप माइनस करोगे तो उत्तर आएगा 118, इसलिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मटके का पानी गर्मियों में ठंडा होता है, इस क्रिया से जुड़ी घटना क्या है? मतलब गर्मियों में जो मटके का पानी ठंडा होता है वो किस वजह से होता है वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बाष्पीकरण। ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया से क्या होता है, मटके का पानी गर्मियों में जो है वो ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किन परिस्थितियों में जल का बाष्पीकरण बढ़ता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से क्या होगा तब बाष्पीकरण बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बाष्पीकरण को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो तापमान भी बढ़ना चाहिए और उसकी सतह का जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ना चाहिए, इसलिए इसमें सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान का भी बढ़ना और सतह की क्षेत्र का भी बढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, तापमान बढ़ने पर पदार्थ में क्या परिवर्तन होता है? तो जब भी किसी भी पदार्थ का अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो हमें याद रखना है कि तापमान के बढ़ने के साथ पदार्थ का आयतन भी बढ़ता है। अगर तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, तो आयतन जो है वो भी साथ ही साथ बढ़ेगा, ये हमें याद रखना है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैसों के लिए गलत है? मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन गैस के लिए सही नहीं है?
तो सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, अंतर आणविक बल अधिकतम होता है। ठीक है, मतलब कि दो अणुओं के बीच में जो बल लगा होता है वो बल ज़्यादा होता है। तो ये विधान गलत है, क्योंकि गैस में जो अंतर आणविक बल है वो सबसे कम होता है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो गैस के लिए गलत साबित हो गया, इसलिए इसमें उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ की प्राकृतिक भौतिक अवस्थाएं कितनी है? तो हम जानते हैं प्राकृतिक भौतिक अवस्थाएं कितनी है, 3। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगले प्रश्न में दिया है, जल के लिए बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मान बताइए। तो ये जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका मान आएगा 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल किलो प्रति ग्राम। इसलिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन शुष्क बर्फ का परमाणु सूत्र है? अभी यहाँ देखो बात किसकी हो रही है, बर्फ की। बर्फ कैसा होता है, ठोस। ठोस को इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड। तो आपको 4 ऑप्शन में देखना है कि किसके साथ सॉलिड लिखा हुआ है वो सही उत्तर होगा। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो तीसरे ऑप्शन में देखो ब्रैकेट में एस लिखा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारे जो एमसीक्यू है वो ख़त्म होते हैं। एमसीक्यू के बाद जो अगली चीज़ हमारी आती है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह भरिए। तो पहली खाली जगह हमें दी है कि कमरे के तापमान पर द्रव के बाष्पीकरण द्वारा खाली जगह फैलता है। तो हमें याद रखना है कि जब भी किसी भी जगह में अगर बाष्पीकरण होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे हमेशा तापमान घट जाता है। इसलिए कमरे का तापमान घट जाएगा तो वहाँ क्या फैल जाएगा, ठंडी फैल जाएगी। इसलिए पहला खाली जगह में क्या उत्तर आएगा, ठंडी। ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रव के बाष्पीकरण द्वारा ठंडी फैलती है। दूसरी खाली जगह देखते हैं, क्वथनांक से नीचे के तापमान पर द्रव को बाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को खाली जगह कहा जाता है। तो देखो हमने पढ़ा है क्वथनांक का क्या मतलब होता है, जब कोई द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित होना शुरू करे उसको क्वथनांक कहते हैं। अब इस खाली जगह में क्या बोला जा रहा है कि क्वथनांक नहीं है, फिर भी अगर जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव गैस में परिवर्तित होता है, कब? क्वथनांक से नीचे के तापमान पे। तो दूसरी खाली जगह में उत्तर आएगा वाष्पीकरण। अगली खाली जगह देखते हैं, खाली जगह नंबर 3, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर खाली जगह होती है। अभी विसरण का मतलब क्या है, एक चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ घुल मिल जाना। तो हमें पता है ठोस के बीच जो अणुओं के बीच का अंतर होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए ठोस की अपेक्षा में द्रवों के अंदर विसरण जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे तीसरी खाली जगह में आपका उत्तर आएगा ज़्यादा। ठोसों की अपेक्षा में द्रवों में विसरण की दर ज़्यादा होती है। अगली खाली जगह देखते हैं, बर्फ़ जो है वो पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी की तुलना में खाली जगह होता है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पे अगर तैर रही है तो जो चीज़ ऊपर तैर रही होगी उसका घनत्व हमेशा कम होता है। इसलिए अगर यहाँ बर्फ़ जो है वो पानी पर तैर रही है मतलब बर्फ़ का घनत्व पानी की तुलना में कम होगा, तो यहाँ उत्तर आएगा कम। अगला खाली जगह 5वीं, बर्फ़ का गलनांक खाली जगह केल्विन है। अभी गलनांक का क्या मतलब होता है, ऐसा तापमान जब ठोस में से द्रव बने। ठीक है, तो यहाँ पे बर्फ़ की बात हो रही है, मतलब हमें ऐसा तापमान बताना है जब बर्फ़ जो है वो पानी में परिवर्तित होगी। क्या होगा, बर्फ़ में से क्या बनेगा, पानी बनेगा।
तो बर्फ़ में से पानी कब बनता है? तो वो बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अभी यहाँ आपको खाली जगह में क्या पूछा है? केल्विन पूछा है, सेल्सियस नहीं पूछा है। इसलिए जब सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना हो तो क्या करने का? उसको 273 से प्लस करने का। तो जब आप 0 को 273 से प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 273। इसलिए पांचवी खाली जगह का उत्तर आएगा 273। अगली खाली जगह देखते हैं, खाली जगह नंबर 6। खाली जगह को शुष्क बर्फ कहा जाता है। मतलब शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कैसा? ठोस CO2, उसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। इसलिए छठी खाली जगह में आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ठोस CO2। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यहाँ पे आपकी खाली जगह है वो ख़त्म होती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा सेक्शन है उसमें हमारे पास है सत्य असत्य। आपको विधान दिए, आपको पता ना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। सबसे पहला वाक्य आपको दिया है, प्रत्येक पदार्थ का आयतन होता है। तो जब हमने बुक में पदार्थ की व्याख्या पढ़ी थी उसी में आता है कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसका द्रव्यमान और आयतन हो। इसलिए यहाँ पे पहला जो वाक्य है वो हो जाएगा आपका सत्य। दूसरा क्या दिया है? कणों की गतिज ऊर्जा गैसीय अवस्था में अधिकतम होती है। तो हमने पढ़ा है कि ठोस के कणों की ऊर्जा सबसे कम है, फिर द्रव की उससे ज़्यादा और गैस की सबसे ज़्यादा। इसलिए दूसरा भी विधान क्या हो जाएगा? सत्य। कणों की गतिज ऊर्जा गैस में अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा होती है। अगला विधान देखते हैं, गैसों की विसरण दर ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में कम होती है। अभी आगे ही एक MCQ आया था, उसमें हमने समझा कि जो विसरण है वो ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? कम होता है। इसलिए ये वाक्य गलत है, इसलिए इसका उत्तर आएगा असत्य। चौथा प्रश्न दिया है कि कपूर जो है वो ऊर्ध्वपाती पदार्थ नहीं है। अभी मैंने MCQ में ही बताया, ऊर्ध्वपाती मतलब ऐसे पदार्थ जो ठोस में से सीधा वायु में परिवर्तित होते हैं। तो कपूर जो होता है वो ठोस में से वायु में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए वो ऊर्ध्वपाती है। यहाँ पे लिखा है नहीं है, इसलिए ये भी वाक्य हो जाता है गलत। पांचवा दिया है, तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये हमें पता ही है, तेज हवा में तो कपड़े जो है वो जल्दी सूखते हैं, इसलिए इसका उत्तर आएगा सही। छठा प्रश्न दिया है, किसी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान के आयतन को घनत्व कहा जाता है। मतलब यहाँ पे आपको एक तरीके से घनत्व की परिभाषा दी है, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है, इसलिए ये वाक्य भी हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे हमारे सत्य असत्य भी पूरे हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है जोड़ मिलाए। ठीक है, तो जोड़ मिलाए में यहाँ पे भाग 1 दिया है, भाग 2 दिया है, आपको उसको मिलाना है। पहला दिया है घनत्व और सामने उनकी इकाइयाँ दी हुई है। तो हमेशा याद रखना है जो घनत्व है उसकी इकाई में घात में 3 आएगा। तो यहाँ आप तीनों ऑप्शन देखिए, घात में किन 3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर C में, इसलिए पहले का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर C। दूसरा दिया है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब जिसको हम सामान्य शब्दों में वजन कहते हैं। तो वजन हमें पता है किस में मापते हैं? किलोग्राम, इसलिए दूसरे का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर A, किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, अगले जोड़ मिलाए में हमें यहाँ पे दिया है डिग्री सेल्सियस और सामने भी उसके दूसरे ताप अलग अलग इकाइयाँ दी है। तो सेल्सियस के जैसा दूसरा कौन होता है? केल्विन, इसलिए पहले का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर A। दूसरा दिया है मिलीग्राम। अभी मिलीग्राम में से सामने देखो उसके जैसा कौन है? तो किलोग्राम, इसलिए दूसरे का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर C, किलोग्राम। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपके पहले में दिया है जल की बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और बर्फ की गुप्त ऊष्मा। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है कि किसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होगी। तो जो जल होता है, जल के बाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो होती है 2.25, इसलिए पहले का उत्तर आएगा ऑप्शन B। और जो बर्फ़ की होगी
वो हमेशा होगी 0.335, इसलिए दूसरे का करेक्ट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे जोड़ मिलाओ जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन जो आता है वो आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है पदार्थ किसे कहते हैं, मतलब पदार्थ की परिभाषा पूछी है। तो उसका उत्तर क्या आएगा, जो पदार्थ जगह घेरती है और जिसका आयतन होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। दो चीज़ें याद रखनी है, जगह घेरती है और आयतन होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है पानी का क्वथनांक केल्विन में बताइए। क्वथनांक का मतलब जब द्रव में से गैस बने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी में से भाप कब बनेगी, क्या बनेगा, पानी में से भाप, और वो भी आपको केल्विन में बताना है। तो पानी में से भाप कब बनता है, जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। अभी सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए इसमें 273 ऐड किए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर आएगा 373 केल्विन। तीसरा प्रश्न आपको पूछा है दाब का एसआई मानक बताइए। दाब यानी प्रेशर, तो प्रेशर का जो एसआई मानक है वो होता है पास्कल, ये आपको याद रखना है, इसलिए तीसरे का उत्तर आ जाएगा पास्कल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा बताइए। तो हमने अभी अभी जोड़ मिलाओ में देखा बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 0.335 किलो जूल प्रति ग्राम, इसको बोला जाता है किलो जूल प्रति ग्राम। अगला प्रश्न आपको दिया है उबलते पानी और भाप में से किस में जलाने की क्षमता अधिक होती है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक तपीले में पानी उबल रहा है और सामने एक गर्म भाप है, आप दोनों में अगर हाथ डालोगे तो आपका हाथ ज़्यादा किससे जलता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि उबलते पानी की तुलना में भाप से हमेशा जलन ज़्यादा होती है, भाप के अंदर जलाने की जो क्षमता है वो उबलते पानी की तुलना में ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आपको दिया है कि द्रव्यमान का एसआई मानक बताइए। तो द्रव्यमान को मैंने आपको बोला है कि वजन से याद रखना है, तो वजन को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा किलोग्राम। तो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर ए पूरा कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने एमसीक्यू, जोड़ मिलाओ, सत्य असत्य, खाली जगह और एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न देख लिए। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट आईएमपी है।